सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2 जो आयोजित हुआ है ग्रेड सेकंड के लिए। सेकंड ग्रेड साइंस से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 अक्टूबर से की थी। उसका टेस्ट नंबर 2 आज आयोजित किया गया है। उसमें हम सॉल्यूशन के रूप में बायो का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। इससे पहले जो हमारा टेस्ट हुआ था जिसके अंतर्गत हमने प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट 1 के तहत श्वसन प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और अभी इस टेस्ट के अंदर बचा हुआ जो पार्ट है प्लांट हार्मोन्स हैं और वाटर रिलेशंस हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको इस टेस्ट में, और एंजाइम, ये 3 टॉपिक्स आपके इस टेस्ट में रहे हैं। इन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को हमने 2 पार्ट के अंदर बांटा था। दूसरे टेस्ट में आज जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें हमने वाटर रिलेशन, एंजाइम और प्लांट हार्मोन से प्रश्न पूछे हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एनसीईआरटी आपकी पुस्तक हो, चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपकी राजस्थान बोर्ड हो, वहाँ उनका जो सार संग्रह है उनको हमने कवर किया है। और आशा है कि आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को बार बार पढ़ें, इसी प्रकार के प्रश्नों का आपको बार बार अभ्यास करना है और आने वाली परीक्षा के अंदर आपको हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप आज हम इस सॉल्यूशन के तहत बात करेंगे कि हमारा जो पेपर रहा किस प्रकार का रहा, कैसे प्रश्न रहे, उनका हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या जो समझने वाली चीज़ें उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ें केवल बताने वाली उनको आपको याद करना है। कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं, जहाँ कुछ समझने की आवश्यकता होगी वहाँ हम आपको समझाएंगे। अब हम बात करें आज के जो प्रश्न है 45। इसके साथ साथ एक सूचना भी है, दीपावली महापर्व के ऊपर सबको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हमारे जो आगे के टेस्ट हैं वो दीपावली के बाद रहेंगे। तो आपके लिए जो ये दो दीपावली का त्यौहार है, दीपों का जो त्यौहार है, रोशनी भरा त्यौहार, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आई और आप आने वाली परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से, अच्छे मार्जिन से सफल हों, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। माँ लक्ष्मी आपके लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको इस पर्व के ऊपर प्रेषित कर रहे हैं। इसी के तहत कुछ अभ्यर्थियों की ऐसे किसी डिमांड थी, मांग थी कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है कुछ महंगी है और हम नहीं ले पा रहे हैं। तो काफ़ी कॉल मैसेज थे, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज के ऊपर कुछ ऑफर्स दिए गए हैं, कुछ छूट दी गई है। उन छूट का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी, बेरोजगार अभ्यर्थी, कुछ गरीब तबके के विद्यार्थी जो इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और उन सब अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% का डिस्काउंट रखा है इस दीपावली महापर्व के ऊपर। तो आप इन इस दौरान यदि आप हमारी जो टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, जो आज से ऑफर ये लागू हो चुका है, आप एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये सारे ऑफर्स दिखेंगे। आप कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री अलग से पढ़ना चाह रहे हैं उसका कोर्स अवेलेबल है, बायो आप अलग से पढ़ना चाह रहे हैं उसका कोर्स अवेलेबल है, आप केमिस्ट्री बायो कॉम्बो लेना चाह रहे हैं उसके साथ हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और आप यदि वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं जो कि इसी आज जो पेपर हुआ है वो भी आपकी 50% मात्र 609 रुपये के अंदर है। इसी तरह लेब असिस्टेंट है वो भी आपकी 509 रुपये के अंदर है, साइंस की टेस्ट सीरीज, ये सभी 50%। इसी तरह लेब असिस्टेंट का प्रथम प्रश्न पत्र उसकी टेस्ट सीरीज भी मात्र 380 रुपये में है। ये सारी टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम हेल्प एप्लीकेशन पर मिलेगी। आपको कूपन कोड दीपावली सर्च करना है और वहाँ कूपन को यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज में 50% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर, नियमित और आगामी जो तैयारी है उसको और अधिक मजबूत आप कर पाएँ। टेस्ट सीरीज महंगी होने के कुछ कारण हैं। जब आप टेस्ट सीरीज, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर महंगा क्यों, क्योंकि जब आप क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, आपको क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, फैकल्टी भी है कुछ, इसके लिए तैयार करने के लिए जो संसाधन है, उन भौतिक जो संसाधन है वो भी हमें यूज करने पड़ते हैं। उस कारण से थोड़ा सा ये कोर्स अन्य की तुलना में महंगा है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं है, बड़ी अथाक मेहनत के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। एक एक प्रश्न हमारे हाथ से लिखा हुआ है और बड़ी मेहनत से इस टेस्ट सीरीज को हम तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद जब आप पेपर देते तो आपको भी बड़ी शांति मिलती होगी, बड़ी ऐसा लगता होगा कि हाँ वास्तव में मेहनत से बनाए गए प्रश्न हैं। तो आप उनको अच्छे से प्रयास करें, जैसे हमारी टीम और हम मेहनत कर रहे हैं। आशा है आप भी उससे डबल मेहनत करें ताकि आने वाली परीक्षा के अंदर आप एक अच्छी रैंक से सेलेक्ट हों। अब हम बात करते हैं इन सूचनाओं के बाद हम पहुंचते हैं हमारी जो आगामी एक सूचना और भी है कि जो ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज़्यादातर मेरा विश्वास है कि आप जितना हो सकता है ऑफलाइन जुड़ें।
ऑफलाइन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाते हैं और अधिक अभ्यास कर पाते हैं। आपको पता लगता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर एक तो हम ऑनलाइन देखें, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे हम पेपर को छुएंगे, पेपर हमारे हाथ में होगा, ओएमआर शीट हमारे हाथ में होगी, हम पेन से खुद उसको भरेंगे तो हमारा जो अभ्यास है और अधिक बढ़ेगा। ऑनलाइन में हम आलस भी कर लेते हैं, कई बार हम ये भी छोड़ देते हैं कि चलो कल दे लेंगे, ऑनलाइन हमारे साइट पे है, परसों दे लेंगे, यहीं पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड है। इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं। लेकिन आप उसी कोर्स को आप यदि ऑनलाइन न लेके ऑफलाइन दें तो आपका एक बड़ा शेड्यूल बन जाता है और आपको 7 दिन से जाना ही होता है। आप सेंटर जाकर पेपर देंगे, आप ओएमआर शीट भरेंगे, आप पेपर को देखेंगे, आप एक एक प्रश्न को देखेंगे। एक ऑनलाइन आप देखेंगे, आप उस भौतिक विषय वस्तु को देखेंगे, वहां बैठकर पेपर देंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, आपको पता लगेगा कि कूट के प्रश्न कैसे हल करने, सारी चीजें आप उनसे सीखेंगे। तो इस पर भी हमने थोड़ी सी आपकी जो डिमांड थी कि सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत महंगी है, पहले जो ये टेस्ट सीरीज थी ये हमने 2199 रुपए में दे रखी थी आपको ऑल राजस्थान के अंदर। अभी हमने इसको आगामी 10 दिन तक, 22 तारीख तक ये जी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसके लिए हमने जिलों की संख्या भी बढ़ा दी है। आप राजस्थान के तमाम जिलों में ये, और तहसील स्तर पर भी हमने इसको लागू कर दिया है। आप कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, नीम का थाना, भादरा, नोखा, नौहर, बारां, राजसमंद, इन तहसील स्तर पर भी और जिला हेडक्वार्टर पर भी ये टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा भी आप कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 82 395 98 582 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, या आपको केवल मैसेज करना है व्हाट्सएप। ये मात्र आपको 1699 रुपए में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क इसके साथ दी जा रही है। तो आप इसका भी अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। कोशिश है, क्योंकि पहले हम केवल सूरतगढ़ में ही इसको करवा रहे थे, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से थे कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों में करवाएं। तो उसके लेकर हमने प्रयास किया है और प्रयास सफल भी हुआ है, और आप जैसे बहुत से साथी इससे जुड़े हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सूचना के बाद हमारा जो इसके साथ जो हमारी पुस्तकें हैं इनको भी आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो केमिस्ट्री के लिए, ये हमारी बायो के लिए, ये हमारी फिजिक्स के लिए, और इनको आप ऑनलाइन मेथड, इस मेथड के द्वारा आप इन पुस्तकों को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये ऑनलाइन मेथड पर भी उपलब्ध है, ऑफलाइन ये उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको नंबर पर मैसेज करना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको पूरा इस मैसेज के साथ आपको इन पर आप पेमेंट करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो प्रश्न है आज का, जो हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा समझने वाला प्रश्न है। इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछने की जो भाषा है वो थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है। एक सीधा आपसे पूछे तो आप उस प्रश्न को निकाल सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न को घुमाया जाता है तो हम थोड़ा सा, हमारे लिए कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। जिस प्रकार से अब की बार जो पेपर में जो प्रश्न दिए गए थे वो थोड़े से इजी तो थे, लेकिन थोड़े घुमाए हुए होने के कारण, पेपर लेंथी होने के कारण हमारा क्या हुआ, जो कॉन्फिडेंस था वो लूज हो गया। इस चीज को समझने के लिए हम पढ़ते हैं प्रश्नों को। अगर एक रेखीय क्रम के अंदर ए और बी सी की कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं जिनमें फाई एस मतलब परासरण विभव मान, परासरण विभव के मान, फाई एस को हम बोलते हैं परासरण विभव के जो मान है साई एस, इसमें -50, 40 और 20 है, तथा साई पी का मान, परासरण दाब विभव का जो मान है वो 30, 10 और 5 है। तो जल संवहन की दिशा होगी। ऐसे प्रश्नों में जब भी हम करें तो इनमें सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि इन प्रश्नों में पूछ क्या रहा है। यदि आप जल विभव की बात कर रहे हैं या आप डीपीडी की बात कर रहे हैं तो आप माइनस का निशान देखें, या आप जब आप परासरण विभव दाब विभव की बात करेंगे तो आपका दिमाग पता लगेगा कि हमें ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है जल विभव की, वाटर पोटेंशियल की, ना कि डीपीडी की। तो ये कंफर्म करना आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है, दोनों एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है। तो ये नहीं है कि ये दोनों समानुपाती, एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है, एक दूसरे के विपरीत है। जब आप बात करें, अब हमें ये सबसे पहले ये चल गया पता कि ये पूछ क्या रहा है, ये वाटर पोटेंशियल या जल विभव की बात कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक शर्त है, एक इसका कॉन्सेप्ट है कि वाटर रिलेशन, जो जल विभव है उसमें जल के अणुओं की दिशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। जो उच्च जल विभव है उससे उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर,
उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जल संवहन की दिशा होगी। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि मोर आपका जो नेगेटिव है, उच्च जल विभव है, लेस देन ग्रेटर देन, मतलब हुआ कि उच्च जल विभव कैसे बढ़ेगा कि माइनस का निशान है। यहां बड़ी थोड़ी सी इसकी कार्य गणना जब करते हैं वहां भी समस्याएं आती हैं। जैसे हम देखें 50 में से 30 गए तो माइनस के 20 रहेंगे ना, 50 में से ये माइनस के आपके क्या आ जाएंगे 20, इधर हम माइनस के 30। इस प्रकार से आप गणना कर लो, गलत नहीं होगा प्रश्न आपका, कंफ्यूज नहीं हो तो बड़ा साधारण तरीके से। अब हमें पता है कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर किसकी होगी, जल की संवहन की दिशा होगी। तो अब हमारा जो उच्च जल विभव है, क्योंकि माइनस का 20 से बड़ा क्या है, माइनस का 30, माइनस का 20 और 30 में माइनस का 20 बड़ा है, माइनस का निशान। अब आपको हो सकता है कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि 30 बड़ा, 30 नहीं 20 बड़ा है, तो उच्च जल विभव, ये हमारा उच्च जल विभव हो गया, तो इधर हो जाएगी। अब इधर इन दोनों में से बड़ा क्या है, माइनस का 15 है, तो इधर से क्या हो जाएगी, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। तो ऐसा ऑप्शन हमारे ए से बी की तरफ और सी से बी की तरफ, तो उत्तर नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा भी कहीं भी गलती आप करते हैं, हल्की सी गलती आपका प्रश्न गलत करवा देती है। इसकी गणना भी आपकी बड़ी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि गणना करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, जल के अणुओं की दिशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगी। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपका उत्तर गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा, दो नंबर बी ऑप्शन। कैसे हुआ, क्योंकि ये जल विभव की बात कर रहा है और जल विभव से उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर आपको इसका आंसर देना है, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आता है और हम इस प्रकार के डायग्राम को या इस प्रकार की गणना को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। आगे का ऐसा प्रश्न अब की बार भी आपके संबंध में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इसको थ्योरेटिकल रूप से दिया था और उसमें भी आपके बहुत से प्रश्न क्या थे, गलत थे, आप उसको समझ नहीं पाए, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए और आसान था प्रश्न लेकिन गलत हो गया। इस बार डायग्राम ने देखे, उन्होंने केवल थ्योरेटिकल रूप से आपसे पूछा था। अगला प्रश्न है, बिंदु स्राव के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब बिंदु स्राव हमें पता है क्या है, पादप के क्षतिग्रस्त भाग, पादप के अक्षतिग्रस्त भाग जैसे पत्तियों से क्या होगा, जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, पत्तियों के किनारों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। आपने देखा होगा दिन में सुबह सुबह के मौसम में, अभी सर्दियों के टाइम में ओस जैसी बूंदे हमें पत्तियों पर, घास जो मुख्य रूप से एक बीजपत्री पादप है उनमें हमें बूंदों के रूप में दिखती है, घास के ऊपर बूंद जल की, उन्हें हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। और ये बिंदु स्राव इंग्लिश शब्द है गटेशन, और ये जल रंध्रों द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाइडोथोड जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जल रंध्र द्वारा होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार वात रंध्र, जल रंध्र, ये किसके द्वारा होता है, जल रंध्र के द्वारा होती है। बिंदु स्राव जल रंध्रों द्वारा होता है, कथन बिल्कुल सही है। बिंदु स्राव धनात्मक मूल दाब द्वारा होता है, मूल दाब है लेकिन ऋणात्मक नहीं, धनात्मक मूल दाब, पॉजिटिव रूट प्रेशर आपका जो है उसके द्वारा ये होता है। बिंदु स्राव से निकलने वाला जल शुद्ध होता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि बिंदु स्राव में जो जल निकलता है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या है, पाए जाते हैं, उस कारण से ये जल क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो निकलने वाला जल है वो आपका क्या होता है, अशुद्ध होता है। बिंदु स्राव अधिक जल अवशोषण व न्यून वाष्पोत्सर्जन होने पर संपन्न होता है। बिंदु स्राव जो होता है वो अधिक जल अवशोषण को प्रेरित करेगा और न्यून वाष्पोत्सर्जन को प्रेरित करेगा। तो ये अधिक जल अवशोषण व न्यून वाष्पोत्सर्जन होने पर संपन्न होता है। तो बिंदु स्राव के लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे कि बिंदु स्राव अधिक जल अवशोषण व न्यून वाष्पोत्सर्जन होने पर संपन्न होता है। बिंदु स्राव क्या होगा, अधिक जल अवशोषण व न्यून वाष्पोत्सर्जन होने पर संपन्न होगा। और बिंदु स्राव जल रंध्रों द्वारा होगा, धनात्मक मूल दाब के कारण होगा। बिंदु स्राव से निकलने वाला जो जल होता है वो शुद्ध होता है, ये कथन क्या है, गलत है। जिसका मतलब 1, 2 और 4 आपके क्या है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 सही है, लेकिन उन्होंने पूछा है असत्य कथन के बारे में, तो आपका कथन नंबर 3 क्या है, असत्य है। 3 कथन नंबर सी ऑप्शन क्या है आपका, असत्य है। बाकी सारे बिल्कुल सही हैं, अच्छा कथन है, अच्छा प्रश्न है।
बिंदु स्राव के लगभग जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है हमने इसके अंदर देख लिए, फिर भी उससे आपके जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है बिंदु स्राव, तो आप बिंदु स्राव को थोड़ा सा सीरियस लेके चलेंगे, प्रश्न आएगा इन्हीं बिंदुओं से, आपका प्रश्न वन लाइनर आए या कूट का प्रश्न आए, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 107 का, जो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से सिंपल जो प्रश्न है वो ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन सिलेबस में लेकिन पूछने वाला कोई प्रश्न है नहीं। जब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की कूट वाले प्रश्नों के रूप में, या वाष्पोत्सर्जन का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा भी गया है वन लाइनर के रूप में। मैंने इन 4 लाइनों के अंदर आपको सारे वो कारक दिखा दिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहां 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक तो बाह्य कारक होते हैं, एक आपके आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक का मतलब है कि मुख्य रूप से जैसे प्रकाश, भौतिक कारक, प्रकाश है, वायु की गति है, ताप है, दाब है, ये सारे किसमें आते हैं, आपके बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक कारक इसकी आंतरिक संरचना से जुड़े, जैसे इनके जड़ तना अनुपात हो सकता है, इस प्रकार के कुछ कारक है जो आंतरिक कारक। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न आपके बाह्य कारक से ही पूछा जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण है बाह्य फैक्टर, जो इसके बाह्य कारक है वो क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है वाष्पोत्सर्जन के अंदर, वहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इस संबंध में हम ये प्रश्न है हमारा जैसे पहला है वाष्पोत्सर्जन के संबंध में 4 कारक हम बात, नीले प्रकाश में, ये पहला कारक हमारा है प्रकाश, प्रकाश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नीले प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन लाल प्रकाश की तुलना में तीव्र होता है, बात बिल्कुल सही है। नीला जो प्रकाश उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा लाल प्रकाश की तुलना। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन आपका क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, क्योंकि रंध्रों से वायु गुजरेगी, रंध्रों के पास से, तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और वायु की गति बढ़ने से रंध्र खुलेंगे, और रंध्र खुलने से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है बढ़ेगी। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय जो दाब है वो वाष्पोत्सर्जन के वित्त कर्मानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब वाष्पोत्सर्जन के क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्योंकि वातावरण में नमी होगी, और वातावरण में नमी होने पर वाष्पोत्सर्जन कभी नहीं बढ़ता। वाष्पोत्सर्जन के लिए सूखा क्षेत्र चाहिए, आर्द्रता रहित चाहिए। बाहर गर्मी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या है, अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। इसका मतलब आर्द्रता के समानुपाती कभी नहीं होता है, आर्द्रता के वित्त कर्मानुपाती होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये फैक्ट भी क्या है, गलत है। इसमें सही यही है कि 1, 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 क्या है, इसके संबंध में आपके सही उत्तर हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में एक प्रश्न, एक ऑप्शन, नंबर ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 3, तीनों सही है। चौथा कथन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता नहीं है, क्या होता है, कम होता है। तो आप इस संबंध में, मेरा कहने का मतलब है, प्रश्न ऐसा ही आपको हो सकता है 1 पूछ ले, 2 पूछ ले। आपको वाष्पोत्सर्जन आपके सिलेबस में है तो आपको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न आ सकता है। उत्तर नंबर 2 आपका क्या होगा, राइट होगा। अब देखो, अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है। ये सारे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार हैं। रंध्रों के द्वारा होगा तो उपरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है, उपत्वचा के द्वारा होगा तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रों के द्वारा होगा तो वातरंध्रीय है, पत्रक वाष्पोत्सर्जन भी एक इसका प्रकार है। ये चारों इसके प्रकार है। तो मुख्यतः जो वाष्पोत्सर्जन है वो होता है रंध्रों द्वारा। रंध्रों के द्वारा लगभग 80 से 85% वाष्पोत्सर्जन होता है। जब हम इसके फैक्ट पे बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, पौधों की पत्तियों तथा अन्य कोमल अंगों पर उपस्थित रंध्र होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह सबसे अधिक होता है, जो कि 80 से 90% तक होता है। उपत्वचीय, उपत्वचीय का मतलब यह वाष्पोत्सर्जन शाकीय तनों तथा पत्तियों पर पाई जाने वाली उपत्वचा द्वारा होता है, क्योंकि इसकी एपिडर्मिस पतली मोम जैसी क्यूटिकल पाई जाती है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो कि 9% तक होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, काष्ठीय तनों, पौधों के तनों, छाल, कुछ
फलों की त्वचा वातरंध्र पाए जाते हैं। वातरंध्र द्वारा भी अल्प मात्रा में जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है। इसे हम वातरंध्र या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके द्वारा 0.1 से लेकर 1% तक वाष्पोत्सर्जन होता है। 0 से 1 से तक वाष्पोत्सर्जन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा पत्तियों से होने वाला संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन पत्रक वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, अर्थात रंध्रीय, उपत्वचीय व पत्तियों द्वारा तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? पत्रक वाष्पोत्सर्जन भी इसको कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? फोलियर वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन व पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? आपका पत्रक वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मुख्य रूप से ऊपर वाले तीन आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ प्रश्न है कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन आपका किससे होगा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। पादपों में जल अवशोषण की मुख्य विधि क्या है? अच्छा प्रश्न है। पादपों में जो जल अवशोषण है वो दो प्रकार से होता है, एक तो निष्क्रिय होता है और एक सक्रिय अवशोषण होता है। अब सक्रिय और निष्क्रिय में भी इसके आंतरिक कुछ पार्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि निष्क्रिय में भी किस प्रकार से होगा और सक्रिय में भी कैसे वाष्पोत्सर्जन होगा। तो हम बात करें निष्क्रिय के अंदर जल अवशोषण की क्रिया विधि में सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण रेनर ने दिए थे। अवशोषण की विधि दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका सक्रिय विधि से। सक्रिय जब जल अवशोषण की जड़ों की सक्रियता से होता है था, जल अवशोषण में उपाचयी ऊर्जा खर्च की जाती है, अर्थात ये दो प्रकार से होता है। इसमें क्या होगी? ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च की जाती है। एक तो होता है आपका परासरणी सक्रिय विधि और एक होता है अपरासरणी। परासरणी में क्या होगा? एटीपी प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं किए जाते और अपरासरणी में क्या है? एटीपी जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से खर्च करने पड़ते हैं। क्रिया लवणोद्युत पादपों में प्रेक्षित की जाती है। निष्क्रिय जल अवशोषण, इस विधि के अनुसार पौधों में जल अवशोषण के समय न तो एटीपी खर्च किए जाते हैं और न ही जड़ों की भूमिका होती है। जल अवशोषण की शक्ति पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। जड़ें तो निष्क्रिय अंग की तरह पड़ी रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ कोई इसी प्रकार की सक्रिय आवश्यकता नहीं होती है। जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसमें क्या होगा? इनमें अवशोषण के समय न तो एटीपी खर्च किए जाते हैं और न ही जड़ों की भूमिका होती है। जल अवशोषण की शक्ति पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण ही उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ जड़ें भी सक्रिय नहीं है और एटीपी भी खर्च नहीं किए जाते। ये इसकी थ्योरेटिकल व्याख्या है जो आपको ध्यान में रखनी है। वाष्पोत्सर्जन से संबंधित जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है, ये प्रश्न आता है कई बार कि सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय दो प्रकार का है, एक तो आपका परासरणी सक्रिय विधि है और एक अपरासरणी सक्रिय विधि है। परासरणी सक्रिय विधि में तो क्या होगा? एटीपी खर्च नहीं किए जाते प्रत्यक्ष रूप से, और अपरासरणी में क्या है? एटीपी प्रत्यक्ष रूप से खर्च किए जाते। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है डीपीडी के संबंध में। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता के संबंध में सत्य कथन का चयन आपको करना है। पिछले का उत्तर शायद आपको बता दिया था क्या? हाँ, पादपों में जो जल अवशोषण है मुख्यतः निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा होगा। उत्तर नंबर 1 आपका राइट होगा। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, जल की जो डिमांड है, कोशिका जल की मांग करती है, जल की डिमांड करती है। कोशिका में जल जो प्रवेश करता है वो किसके कारण होता है? डिमांड, जल की मांग, जल की डिमांड किसके द्वारा होता है? डीपीडी के द्वारा होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिनिट, सलत कोशिका में डीपीडी का मान परासरण दाब के बराबर होता है। ये कुछ शर्त है, जो विशेष कंडीशंस हैं डीपीडी के संबंध में। जब कोशिका सल्त हो, जब कोशिका फूली हुई हो, जब कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो, तो उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उनमें ओपी और टीपी के मान में क्या प्रभाव होगा और उस प्रभाव से डीपीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ शर्तें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली शर्त है कि सलत कोशिका में डीपीडी का मान परासरण दाब के बराबर होता है। सलत कोशिका का मतलब है कोशिका जब पिचकी हुई है और उसमें क्या होगा? पिचकी हुई कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा? टीपी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। टीपी क्या होगा? बिल्कुल शून्य हो जाता है। इस कंडीशन में डीपीडी का मान क्या है? ओपी के बराबर हो जाता है। दूसरी कोशिका में क्या होगा? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान ओपी से भी अधिक हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो यहां माइनस का टीपी होगा। जीवदर कुंचित हुई तो टर्गर प्रेशर और माइनस में आ गया, तो यहां क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी। मतलब जीवदर कुंचित डीपीडी का मान ओपी से भी अधिक हो जाता है, क्योंकि ओपी प्लस टीपी मिलकर क्या है? डीपीडी के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब डीपीडी का मान क्या हो गया?
टीपी से ओपी से क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी तरह हम बात करें जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। बिल्कुल, जल जो होता है कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। जल विभव में अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जल के अणुओं की गति होती है और यहाँ कम से अधिक की ओर होती है। ये कथन भी आपका क्या है, सही है। डीपीडी को चूषण दाब सक्शन प्रेशर भी एसपी कहा जाता है। 1 2 3 चारों कथन क्या है, सही है। उत्तर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे आंशिक सफेद कोशिका या सामान्य कोशिका में डीपीडी क्या होता है, ओपी के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। यदि किसी कोशिका में शुद्ध जल या कोशिका रस में कम सांद्रता वाले घोल में रख दे तो जल उसमें प्रवेश करने लगेगा, फलस्वरूप कोशिका में टीपी उत्पन्न होगा। स्फीति दाब के कारण कोशिका फूलने लगती है। इधर कोशिका में निरस्त बाहर से जल के आने के कारण कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है। इससे प्रासरण दाब ओपी कम होने लगता है। अंत में टीपी का मान ओपी के मान के बराबर हो जाता है। कब, जब कोशिका पूर्ण रूप से सफेद होती है। जब डीपीडी विसरण दाब न्यूनता शून्य हो जाए, इस स्थिति में कोशिका पूर्ण रूप से सफेद होती है। मतलब जब डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य। डीपीडी का मान शून्य हो जाएगा तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या मानेंगे कि कोशिका क्या है, पूर्ण रूप से फूली हुई है, ट्रिगर है। इसीलिए ओपी माइनस टीपी बराबर 0, डीपीडी 0। सलत कोशिका में क्या होगा, यदि कोई कोशिका सलत है तब इसका स्फीति टीपी क्या हो जाएगा, या भित्ति दाब बोल दो या टीपी बोल दो, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। अगली कंडीशन है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। कभी कभी टीपी का मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में क्या होगा, डीपीडी क्या होता है, ऋणात्मक। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो वहां क्या होगा, टीपी ऋणात्मक हो गया, उस दिशा में डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, और वहां क्या हो जाएगा, डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, ओपी से अधिक हो जाता है। किस कंडीशन में, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ कंडीशंस है। इसी तरह जल विभव में भी कुछ कंडीशंस होगी कि वहां जल विभव का मान कैसे होगा, सामान्य कोशिका में, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में, या आपकी जो 3-4 कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आपका उत्तर नंबर सी राइट है। ये कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न 1 से भी आ सकता है, प्रश्न कई जगह से बना सकता है। जीवद्रव्य कुंचन के संबंध में सही कथन है। जीवद्रव्य जो कुंचन है उसमें क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन बाह्य परासरण द्वारा होता है। मतलब जब कोशिका को अधिक अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो उस दिशा में जो आंतरिक जो रस है वो कोशिका का वो बाहर निकल जाता है और कोशिका का हो जाता है जीवद्रव्य कुंचित हो जाती है अति पराशरी विलयन में रखने पर। जैसे आपने अंगूर का एग्जाम्पल देखा होगा। और कम पराशरी विलयन में जब हम रखते हैं, जैसे हम उसको किशमिश को देखें तो किशमिश के अंदर का जो रस है, कोशिका रस, उसका जो परासरण है वो बाहर की तुलना में क्या, उसकी सांद्रता जो है वो कम है। लेकिन हम बात करें अति पराशरी विलयन में, जैसे हम किसको रख रहे हैं, अति पराशरी अंगूर को, तो अंगूर की जो सांद्रता है, अंगूर के अंदर की जो सांद्रता है बाहरी विलयन की तुलना में क्या है, कम है। तो बाहर निकल जाएगा उसका रस या उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो जीवद्रव्य कुंचन बाह्य परासरण के कारण होगा। अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका क्या हो जाएगी, जीवद्रव्य कुंचित हो जाएगी। अंगूर को जब हम अति पराशरी विलयन में रखेंगे तो वो पिचक जाएगा। किशमिश को क्या रखते हैं हम, हाइपोपरासरण या अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो वह फूलता है। तो वह तो होता है आंतरिक परासरण के कारण और ये बाह्य परासरण के कारण। अति पराशरी घोल कोशिका भित्ति हुए जीवद्रव्य के मध्य भरा रहता है। अति पराशरी जो घोल होता है वो कोशिका भित्ति हुए जीवद्रव्य के मध्य भर जाता है। किसके दौरान, जीवद्रव्य कुंचन के दौरान। प्रश्न आता है जीवद्रव्य कुंचन के दौरान अति पराशरी घोल कहां भरा रहता है, कोशिका भित्ति हुए जीवद्रव्य के मध्य भरा रहता है। तो उत्तर नंबर 1, 2 और 3 आपके क्या हैं, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल। ये आपके वाष्पोसर्जन से जुड़ी हुई घटना है। इसमें रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। जब हम वाष्पोसर्जन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम रक्षक कोशिकाओं को भी देखते हैं। रक्षक कोशिकाएं, वाष्पोसर्जन, जब हम रंध्रों की संरचना देखते हैं तो वहां द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम वाष्पोसर्जन पढ़ते हैं, रंध्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो रंध्रों की संरचना आपके वाष्पोसर्जन से जुड़ी हुई है और रंध्रों के चारों ओर कुछ गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। तो वही रक्षक कोशिकाएं हैं, जो गार्ड सेल बोल दो, रक्षक कोशिकाएं बोल दो, वो किससे जुड़ी हुई है, वाष्पोसर्जन से जुड़ी हुई है।
जो कि वर्गाकार होती है, किडनी के आकार की होती है। इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। एक बीजपत्रियों में ये डंबलाकार होती है, तो वाष्पोत्सर्जन से जुड़ी हुई है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। किसी विलयन का प्रासरण विभव φs व दाब विभव φp क्रमशः होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी विलयन का जो प्रासरण विभव है, ये बात कर रहा है जल विभव की, तो इसमें जो φs है और φp है, ψs और ψp है, ये तो हमेशा ऋणात्मक होता है और ये क्या होता है, लगभग धनात्मक होता है। 99% धनात्मक होता है, ये हमेशा ऋणात्मक होगा 100%। तो हम इसको क्या मानेंगे, क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक। 2 नंबर उत्तर आपका क्या होगा, राइट होगा। अगर 3 कोशिकाएं एक्स, वाई और जेड आपस में जुड़ी हुई है, जिनमें परासरण दाब ओपी, स्फीति दाब टीपी चित्रानुसार है, तो इसमें जल संवहन की दिशा होगी। अब 3 कोशिकाएं हैं एक्स, वाई और जेड। ये तीनों कोशिकाएं क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं और तीनों कोशिकाओं में परासरण दाब ओपी, स्फीति दाब टीपी चित्रानुसार है, तो इनमें जल संवहन की दिशा किस प्रकार प्रदर्शित होगी। अब वही बात यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, डीपीडी की बात कर रहे हैं। तो डीपीडी की हम बात करें तो यहाँ डीपीडी की बात क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का माइनस चिन्ह नहीं है, सामान्य है, ये जल विभव नहीं है, डीपीडी है। तो डीपीडी की एक शर्त है कि जल उच्च जल विभव से, सॉरी, कम जल विभव से उच्च जल विभव की ओर, सॉरी, जल के अणुओं की दिशा कम से उच्च डीपीडी की ओर, उच्च डीपीडी की ओर होती है। तो हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से 25, 10 और 15, अब हमें कहां से चलना है, कम से अधिक की ओर चलना है। आप निशान लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा चित्र जब डायग्राम आता है तो हम कंफ्यूज निश्चित रूप से होते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसी डायग्राम के अंदर एक्स दे रखा है, आप इसको यहीं से कर सकते हैं, इसको बहुत बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वाई है और आपका जेड है। अब आप देखिए 10 से 20 मतलब उच्च से निम्न से उच्च की ओर, तो निम्न क्या है, ये रहा, निम्न से उच्च की ओर 10 है और इधर क्या है 15। इन दोनों में निम्न से उच्च की ओर, तो निम्न से उच्च की ओर ये हो जाएगा। इन दोनों में 10 से 25, तो ये हो जाएगा निम्न से उच्च की ओर। तो ये स्थिति इसके अंदर बनेगी। अब ऐसा चित्र आपको कहां दिख रहा है, अब यहां देखो आप, इसके अंतर्गत y से आपको x की ओर, y से आपको कहां जाना है, x की ओर जाना है, y से आपको x की ओर जाना है, बिल्कुल जा रहे हैं। अब x से आपको z से x की ओर जाना है, तो z से x की ओर भी हम जा रहे हैं। और y से आपको वापस कहां जाना है, z की ओर जाना है, तो y से आपको z की ओर जाना है। 2 उत्तर नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, जल विभव के लिए तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है, जल के अणुओं की दिशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। डीपीडी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जल के अणुओं की दिशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। यहां केवल सीधा निशान दोनों के अंदर ही घटाव होगा, जोड़ना नहीं है, घटाना है। यहां भी घटाना है और वहां भी घटाना है। लेकिन माइनस का मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का अंक जिस बड़ी संख्या के साथ है तो वो छोटा हो जाएगा, और छोटी संख्या के साथ माइनस है तो वह क्या है, छोटा है। तो आप उनको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। वहां गलती हो जाती है हमारी कैलकुलेशन के अंदर, और यहां हमें पता नहीं चलता कि कम से अधिक या अधिक से कम। तो ये होता है कम से अधिक और वो होता है अधिक से कम। बस इतना कॉन्सेप्ट है, आपका प्रश्न जिंदगी भर गलत नहीं होगा। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, राइट। असुमेलित का चयन आपको करना है। प्लांट हार्मोन की बात कर रहा है, प्लांट हार्मोन के अंदर आपको असुमेलित करना है। एक तरफ आपको हार्मोन दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, किससे व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा प्रश्न है, एक साथ दे दिए, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका एक तो जिंक काम में आता है और एक आपका ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड काम में आता है, व्युत्पन्न होते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन के लिए टर्पिनिन नाम का व्युत्पन्न जो अमीनो एसिड है वो काम में आता है, ये भी आपका क्या है, सही है। इथाइलिन के लिए मेथियोनिन प्रकार का एमिनो अम्ल है, काम में आता है, ये बात भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। मेथियोनिन या इथाइलिन एक ही बात है। साइटोकाइनिन के लिए, अब साइटोकाइनिन की जब भी हम बात करते हैं तो यहां जो काम में आने वाला एसिड, जो अमीनो एसिड्स है, वो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। साइटोकाइनिन के लिए जो हम काम में लेते हैं वो एडिनिन क्षार लेते हैं। साइटोकाइनिन के क्या लेते हैं, एडिनिन नाइट्रोजनिक क्षार, एडिनिन नाइट्रोजनिक क्षार काम में लेते हैं व्युत्पन्न के लिए, व्युत्पन्न होता है इसका। कैरेटिनोइड आपका नहीं होता है, क्योंकि कैरेटिनोइड जो आपका काम में आता है वो आपका इसमें न आके किस में काम में आता है,
ये आपका आता है एब्सिसिक एसिड के अंदर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये आपका काम में यहां नहीं आएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइटोकाइनिन होता तो वहां एडेनिन नाइट्रोजनिक क्षार का व्युत्पन्न होता। ये तीनों आपके क्या है, सही है। कई बार आपसे सिंगल पूछ लेता है, जैसे ऑक्सीजन का शायद अब की बार पूछ लेता जिंक से संबंधित, और कई बार आपसे इस प्रकार से कूट से भी पूछे जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप इन सारों को एक साथ ही याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैसा भी प्रश्न आए हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ये चारों हार्मोन्स और इसके सामने व्युत्पन्न मैंने लिख दिए सही। जब जो नोट्स जिन्होंने क्लास वगैरह ले रखी है हमारी कोर्स जो बायो का, उस नोट्स में मैंने इनको अलग से मेंशन कर रखा है। आपकी सुविधा के अनुसार किताब में अलग अलग जगह दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी इनको ऐड कर रखा है, तो मैंने हमको एक साथ लिखा दिया। तो आपका उत्तर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखो, पादपवर्दी नियामक। पादपवर्दी नियामक विविध रासायनिक घटनाओं वाले साधारण व लघु अणु होते हैं जो विभिन्न यौगिकों के व्युत्पन्न होते हैं। नीचे हम कुछ वर्दी नियामक व्युत्पन्न को देखेंगे। ऑक्सीजन आपका ट्रिप्टोफैन या जिंक से संबंधित होता है। साइटोकाइनिन आपका एडेनिन नाइट्रोजनिक क्षारक से होता है। जिब्रेलिन आपका टर्पिनिन से होता है। ए बी आपका कैरोटीनॉइड से होता है। और इथाइलिन आपका किससे होता है, मेथियोनिन से होता है। एब्सिसिक अम्ल के संबंध में कुछ कथन हैं, कुछ कारण कथन हैं जो कि जुड़े हुए हैं आपके एब्सिसिक अम्ल से। एब्सिसिक अम्ल के संबंध में दिए गए कथनों के असत्य कथन का चयन करने, इन्हें तनाव हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में ये बनता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन कहा जाता है। पौधे की विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है, ये रक्षा करता है। जिब्रेलिन विरोधी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि जिब्रेलिन के जो कार्य के प्रभाव है उनसे ये विपरीत होता है। उनसे क्या है, विपरीत। जैसे आपका ये रहा, ए बी बीज अंकुरण का निरोध करता है, जबकि जिब्रेलिन तो ए बी जो बीज अंकुरण है उसको प्रेरित करता है, क्योंकि उसमें अल्फा एमाइलेज और लाइजेज नामक जो एंजाइम है वो काम में आते हैं इसके अंदर। सॉरी, अल्फा एमाइलेज और प्रोटीएजेज, अल्फा एमाइलेज व प्रोटीएज काम में आते हैं। तो इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है, सही है। जिब्रेलिन विरोधी हार्मोन कहा जाता है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। विल्गन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। एबीए बीज अंकुरण का क्या करता है, निरोध करता है, जबकि जिब्रेलिन क्या होता है, बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। एबीए निरोध क्यों करता है बीज अंकुरण का, क्योंकि इसमें अल्फा एमाइलेज और प्रोटीजेज जो एंजाइम है वो क्या है, बनते ही नहीं है। इस कारण से इसका क्या है, यहां काम बिल्कुल खत्म है। तो आप क्या कहेंगे, जो जिब्रेलिन विरोधी हार्मोन होने का मुख्य कारण यही है, अल्फा एमाइलेज और प्रोटीज एंजाइम जो कि इसको प्रेरित करते हैं बीज अंकुरण को, वो एंजाइम ये क्या कर देता है, इसको अवरुद्ध कर देता है। उस स्थिति में ये चारों कथन क्या है आपके, सही है। असत्य कथन पूछ रहा है तो कोई भी असत्य कथन इनके संबंध में नहीं है। साइटोकाइनिन के संबंध में असत्य कथन है, जीर्णता को रोकती है। ये क्या करती है, जीर्णता को रोकती है। शिखर प्राधान्यता, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को क्या है, रोकती है, जीर्णता को रोकती है। अब साइटोकाइनिन द्वारा जीर्णता को रोकना, जीर्णता को अवरुद्ध करना, आप रिचमंड लैग प्रभाव के नाम से आपने नाम सुना होगा, वो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। रिचमंड लैग प्रभाव जीर्णता को अवरुद्ध करना या जीर्णता को रोकना कहलाता है। शिखर प्राधान्यता का मतलब है कि पादप की साइड की जो कलिकाएं हैं, ये जो साइड की इनको तो रोक कर, काट कर, पादप की जो शीर्षस्थ कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि होना ही क्या है, आपका शिखाग्र प्राधान्यता या एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। तो ये एपिकल डोमिनेंस को क्या है, रोकता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, बढ़ाता नहीं है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। बढ़ाने का काम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। रंध्रों को खोलने में मदद करता है, रंध्रों को खोलने में मदद करता है। विलगन को रोकता है, विलगन को बढ़ाता है, रोकता नहीं है, विलगन को बढ़ाता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये सारे कथन हैं जो एग्जाम के अंदर इस प्रकार के कूट्स के रूप में भी या अलग अलग वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। लाइनें एक एक लाइन आपकी बड़ी छांट कर तैयार की गई है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख सकते हैं। यदि आपके नोट्स में ऐड नहीं है तो वहां आप इनको नोट कर लें। इथाइलिन के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इथाइलिन एक वर्दी रोधी हार्मोन है, बिल्कुल। आपको कई जगह ये भी मिलता है कि ये दोनों रूप में, लेकिन दोनों रूप में काम तो करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या है, वर्दी रोधी हार्मोन है। तो ये कथन आपका क्या है, सही है। जीर्णता व विलगन, जीर्णता व विलगन दोनों को क्या है, प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है।
इसे एच कौसिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ज्यादातर नाम इस वैज्ञानिक का चलता है, ये भी सही है। तने की मोटाई में क्या होती है इसके द्वारा? वृद्धि होती है। तो 1 2 3 4, एक नंबर ऑप्शन क्या है? इथाइलिन के संबंध में सही कथन है। एविना वक्रता एक परीक्षण था जो किसके अमापन हेतु किया गया था? ऑक्सीजन के अमापन हेतु किया गया था। जिब्रेलिन के संबंध में कुछ कथन हैं जो आपको बताने। जिब्रेलिन के संबंध में दिए गए कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है। बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें अल्फा एमाइलेज और प्रोटीजेज एंजाइम पाए जाते हैं, बनते हैं, इस कारण से इसको बीज अंकुरण को क्या करेगा? ये प्रेरित करेगा। बीज व कलिका प्रसूति को, बीज व कलिका प्रसूति को क्या करता है? भंग करता है। बीज व कलिका प्रसूति को प्रेरित नहीं करता, बीज और कलिका की जो प्रसूता अवस्था है उसको क्या करता है? भंग करता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीन के समान अनिषेक फलन को क्या करता है? प्रेरित करता है। ये कथन भी सही है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? कभी नहीं। साइटोकाइनिन हमेशा क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जबकि ये नहीं करता। इसलिए उत्तर नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा। 1 2 3 आपका सही है। जैविक घड़ी के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। जैविक घड़ी के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण फाइटोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है। अब की बार ही प्रश्न में जुड़ा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमने देखे। पौधों में जो जैविक घड़ी का नियंत्रण है वो कौन करता है? फाइटोक्रोम वर्णक आपका करता है। सही कथन है। पत्तियों का खुलना व बंद होना जैविक घड़ी का उदाहरण है। जैविक घड़ी सर्केडियम रिदम का काम करती है। बिल्कुल सही है। और जैविक घड़ी के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों क्या है? सही है। असत्य कथन इनमें कोई भी नहीं है। सारे के सारे क्या है? सत्य कथन है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जैविक घड़ी का जो टॉपिक आपके इस बार परीक्षा में ऐड किया गया है, तो उसको आप थोड़ा सा सीरियस लेके चलें। कई बार एग्जाम में प्रश्न यहां से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि जैविक घड़ी की जो अवधि है वो कितनी होती है? आप सबको पता है जैविक घड़ी कितने की है? 24 घंटे अवधि में होती है। 24 घंटे की अवधि इस जैविक घड़ी की होती है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको ध्यान रखेंगे। जैविक घड़ी की जो अवधि होती है कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। फाइटोक्रोम के संबंध में सत्य कथन है। फाइटोक्रोम एक पोरफायरिन वर्णक है जो कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। फाइटोक्रोम कोशिका झिल्ली पर पाया जाने वाला एक वर्णक। अच्छा प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं फाइटोक्रोम से संबंधित, क्योंकि जब हम दीर्घकालिकता वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ एक फाइटोक्रोम वर्णक काम में आता है, जिसकी बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने खोज की थी। पुष्पीकरण के लिए उत्तरदायी एक वर्णक है। पुष्पीकरण के लिए उत्तरदायी एक वर्णक है जो कि कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। इसके दो रूप होते हैं, पी आर और पी एफ आर। पी आर जो इसका निष्क्रिय रूप है, पी एफ आर में बदलता है, वो उसका सक्रिय रूप है। बदलेगा कैसे? पी आर रूप लाल प्रकाश को अवशोषित करके पीएफआर में बदल जाता है। पीएफआर रूप सुदूर लाल प्रकाश अवशोषित करके पीआर में बदलता है। पीएफआर को फाइटोक्रोम का सक्रिय रूप माना जाता है। ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि इसमें कथन कितने सही हैं? सारे के सारे कथन सही हैं। पीआर से फाइटोक्रोम से संबंधित सारे कथन क्या है इसके संबंध में सही है। इसके संबंध में एक ब्रीफ चर्चा हम कर लेते हैं। सर्वप्रथम बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने पुष्पीकरण के लिए एक उत्तरदायी प्रकाश संवेदी वर्णक की खोज की थी, जो दो रूपों में पाया जाता है। एक तो प्रकाश रेड, एक तो एक होता है रेड और एक होता है फोर रेड। फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फोर रेड, पीएफआर और पीआर। पीआर को बोलते हैं फाइटोक्रोम रेड और पीएफआर को बोलते हैं फाइटोक्रोम फार रेड। बटलर ने इसे पृथक किया और फाइटोक्रोम नाम दिया। फाइटोक्रोम वर्णक एक ओपन टेट्राफाइरोलिक पोरफायरिन वर्णक होता है जो कि कोशिका झिल्ली पर स्थित रहता है। वह दो अंतर परिवर्तित रूपों में पी आर फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड में पाया जाता है, जो आपस में परिवर्तनीय है। पी आर यह एचडीपी में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है तथा लाल प्रकाश अवशोषित करके पीएफआर में बदल सकता है। अवशोषण परास 630 से 670 एनएम होती है। पीएफआर यह एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है तथा सुदूर लाल अवशोषित करके, यहां क्या है? यह था आपका, यह शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है, जबकि ये किसमें? लॉन्ग डे प्लांट में। ये लाल प्रकाश को अवशोषित करके पीएफआर में बदलता है। और ये क्या है? सुदूर लाल प्रकाश अवशोषित करके पीआर में वापस, जो पीएफआर है वापस पीआर में बदलता है।
पुष्पीकरण विरोधी है। प्रकाश फाइटोक्रोम द्वारा पौधों की आकारिकी नियंत्रण किया जाता है। ये फाइटोक्रोम अब वर्णक सभी प्रकार के पौधों में देखा जा सकता है। यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वही है कि एक तो ओपन टेट्रा पाइलोरिक पोरफायरिक वर्णक होता है, कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। दो रूप होते हैं, पीआर और पीएफआर, दोनों ध्यान रखने। पीआर 660 एनएम प्रकाश अवशोषित करके, ये देखो पीआर जो रूप है 660 एनएम प्रकाश अवशोषित करके पीएफआर में बदलता है, और पीएफआर वापस आपका क्या है कि लगभग 740 एनएम प्रकाश अवशोषित करके पीआर में बदलता है। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी, एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है, बीएससी के पार्ट से इंपॉर्टेंट लगा इसको। ये इसका आंसर हमने देख लिया था, चारों सही हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश अनुवर्ती व गुरुत्वानुवर्ती गतियां किस हार्मोन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्ती व गुरुत्वानुवर्ती गतियां किस हार्मोन से संबंधित है? ये जिब्रेलिन हार्मोन से, ऑक्सिन हार्मोन से, साइटोकाइनिन से, एंजाइम से, सभी पता है हमें। गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन के जो प्रयोग हैं वो एविना वक्र से जुड़े हुए हैं और हमारे ऑक्सिन हार्मोन से जुड़े हुए हैं। उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर है। सत्य कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी से ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आए भी है कि जिंक की कमी से ऑक्सिन हार्मोन का जैविक निर्माण प्रभावित होता है। चावल के फुलिस सीडरिंग रोग में जिबरेलिन की खोज हुई थी, यह भी सही है। एफसीसी कमल कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न होता है और साइटोकाइनिन बसंतीकरण को प्रतिस्थापित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करें जिंक की कमी से ऑक्सिन हार्मोन का जैविक निर्माण रुक जाता है क्योंकि जिंक से संबंधित है, ये बात सही है। ऑक्सिन चावल में फुलिस सीडरिंग जो रोग है वो जिबरेलिन की खोज हुई थी, बिल्कुल सभी बताया। मूर्ख नवोद भी जिनको पादपों कहा गया, जापान के खेत में आवश्यक अनावश्यक रूप से पादप क्या हो गए, लंबे हो गए, उनको क्या कहा, फुलिस सीडरिंग रोग का नाम दिया गया था, ये भी सही है। एफसीसी कमल कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है, ये भी सही है। साइटोकाइनिन बसंतीकरण को प्रतिस्थापित करता है, ये बात गलत है। इनको जिब्रेलिन प्रतिस्थापित करता है। बसंतीकरण जो है लोएंस्को ने जिसकी खोज की थी, पादपों पर जो ताप का प्रभाव है, प्रकाश का प्रभाव आपका क्या कहलाता है, फोटोपीरियोडिज्म, दीप्तकालिता कहलाता है, और ताप का प्रभाव बसंतीकरण कहलाता है। बसंतीकरण को जिब्रेलिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 1, 2 और 3 आपका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पादप वर्धी नियामक व पादप वर्धी रोधक दोनों की तरह कार्य करता है? एबीए, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। इथाइलिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह क्या है, पादप वर्धी भी है और पादप रोधक भी है, दोनों की तरह काम करता है। लेकिन ज्यादातर इसको हम माने तो ये क्या है, पादप रोधी ही है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि दोनों की तरह, प्रश्न में आए तो आप इथाइलिन ही मान के चलेंगे, और वैसे ये क्या है, पादप रोधी है, निरोधी है। लेकिन यदि इस प्रकार का प्रश्न बने तो आपको एक ही ऑप्शन बन सकता है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, पादप वर्धी भी है और रोधी भी है। तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एथिलीन हार्मोन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। सारी चीजें देखो एक प्रश्न में हम नहीं दे सकते, इसलिए कूट दे रखे हैं आपको। एथिलीन के जो कार्य के प्रभाव है उनके बारे में नॉलेज हो। एथिलीन बीज व कलिका प्रसूति को तोड़ती है। एथिलीन जो है बीज व प्रसूता कलिका को क्या करती है, तोड़ती है। मूंगफली में बीज अंकुरण को प्रेरित करती है। यह खीरों में मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। कृषि में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पीजीआर है। चारों के चारों कथन क्या है, अपने आप में सही है, क्योंकि एथिलीन बीज व कलिका की जो प्रसूति अवस्था है उसको तोड़ने का काम करती है एथिलीन। और मूंगफली में क्या करती है, बीज अंकुरण को प्रेरित करती है। खीरों में मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाती है और कृषि में सर्वाधिक उपयोग होने वाला पीजीआर है। चारों के चारों कथन सही है। उत्तर नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। रिचमोंड लेक प्रभाव जीर्णता को रोकने वाला है, जीर्णता को रोकता है। रिचमोंड जो लेक प्रभाव है, जीर्णता इसके द्वारा रुक जाती है। साइटोकाइनिन के कारण, साइटोकाइनिन का प्रभाव है, जीर्णता कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। साइटोकाइनिन के कारण जीर्णता कुछ समय के लिए क्या है, रुक जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, रिचमोंड लेक प्रभाव कहते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। ऐसे जो सीधे प्रश्न उनको हम सीधा करने का प्रयास करेंगे, समझने वाला कुछ नहीं, इनके अंदर फैक्ट्स हैं। अब दिवस पादप, जब हम दीर्घकालिता की बात करते हैं तो इस आधार पर पादपों को हमने 3 भागों में बांटा है, लघु दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप, दिवस निरपेक्ष पादप, और बसंतीकरण की खोज लोएंस्को ने की थी। इसको तो आप सही मान के ही चलेंगे। अब इन तीनों में आपको ये देखना है कि वास्तविक रूप से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है, कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सा पादप निरपेक्ष पादप है, डीएनपी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो लघु दिवस पादप है
उसमें चावल और सोयाबीन को हम पढ़ते हैं। दीर्घ दिवस पादप में हम गाजर को भी पढ़ते हैं, पालक को भी पढ़ते हैं, लेकिन दिवस निरपेक्ष पादप में हम आलू चुकंदर यहाँ नहीं आएगा। अब हम इसकी शॉर्ट में बात करें कौन कौन से ऐसे पादप है। जब हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट की, तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर हमारे बीच जो उदाहरण के निकल के आता है उसमें हम टोबैको तंबाकू को भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सरसों को भी पढ़ते हैं, डहेलिया को भी पढ़ते हैं, सुगर कैन को भी पढ़ते हैं, स्ट्रॉबेरी को भी पढ़ते हैं, कोसमोस को भी पढ़ते हैं, चावल को भी पढ़ते हैं। ये सारे उदाहरण आपके क्या है, शॉर्ट डे प्लांट के उदाहरण है। शॉर्ट डे का मतलब होता है जिन्हें प्रकाश अवधि से छोटे या दिन कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता है। ऐसे पादप जिन्हें जो क्रांतिक प्रकाश है उससे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सारे क्या होते हैं, शॉर्ट डे, कम दिन की, शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट हो जाएगी इनकी। लॉन्ग नाइट शॉर्ट डे प्लान मतलब लॉन्ग नाइट और शॉर्ट डे, ताप इनको क्या है, प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, इसलिए शॉर्ट डे प्लानिंग के एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आते हैं। तो इनमें ये देखो, ये प्रश्न भी आया था कि शॉर्ट डे प्लांट में डार्क फेज अधिक महत्वपूर्ण है, क्रांतिक होता है, लगातार मिलना चाहिए, इसे रात्रि में रेड लाइट देकर बाधित कर दिया जाए तो शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन नहीं होता है। रात्रि में इनको लाइट नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये रात्रि ज्यादा पसंद करते हैं पादप, दिन इनको कम पसंद है, रात्रि कम पसंद है, अधिक पसंद है। और रात्रि में यदि इनके ऊपर हम प्रकाश मारेंगे तो ये क्या करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में ये जो काम नहीं कर पाएंगे और ये पुष्पन इनमें नहीं होगा। इनको पुष्पन के लिए क्या है, शॉर्ट डे चाहिए, कम दिन चाहिए, अब कम दिन की अवधि इन्हें चाहिए। इनके एग्जाम्पल है ये। इसी तरह हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो यहाँ दीर्घ दिवस पादप है जिन्हें क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, पोटैटो है आपका, सुगर बीट है, चुकंदर है, इसी तरह आपका गाजर है, इसी तरह आपका स्पीच है, इसी तरह आपका हैनबेन है। ये सारे क्या है, उच्च लॉन्ग डे प्लांट है। इसी तरह हम बात करें जिन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी हो सकते हैं, इनके लिए हम गेहूं ले सकते हैं, आपका ब्रायोफिल्म ले सकते हैं। ये सारे किसके उदाहरण है, ये आपके शॉर्ट डे सॉरी दिवस निरपेक्ष पादप के उदाहरण है। चाहे आपका मक्का है, चाहे आपका कॉटन है, सूर्यमुखी है, टोमेटो है, कुकुम्बर है, ये सारे किसके हैं, दिवस निरपेक्ष पादप के उदाहरण है। तो यहाँ प्रश्न में निकल के जो व्याख्या आती है उसमें यही है कि आपका जो दिवस निरपेक्ष पादप है वो आपका क्या है, गलत है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। इनको आपको याद करना है। जिब्रेलिन की खोज जिब्रेला नामक कवक से हुई थी। यह जो जिब्रेला कवक है किससे संबंधित है, यह आपका एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिब्रेलिन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, इसकी तो जिब्रेला में जो दो चीजें सामने निकल के आती है, जिब्रेला फ्यूजेरियम। अब जो जिब्रेला था वो तो क्या था आपका, एस्कोमाइसिटीज था। और जो फ्यूजेरियम था ये क्या था, ये आपका एस्कोमाइसिटीज न होकर क्या था, ये आपका था ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन्होंने पूछा किसके बारे में है, इन्होंने जिब्रेला के बारे में पूछा है। तो हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, एस्कोमाइसिटीज लेके चलेंगे। यदि ये फ्यूजेरियम के बारे में पूछता तो हम क्या लेके चलते, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज लेके चलते। यदि प्रश्न में जिब्रेला शब्द आएगा तो आपको एस्कोमाइसिटीज ही लेके चलना है। इसके बाद एक कथन दे रखा है जिसके अंतर्गत इन्होंने बात की कि स्तंभ एक स्तंभ दो से मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। इन्होंने दे रखा है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन, अब हमें पता है प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है, ये रहा। संश्लेषित ऑक्सीजन, ये देखो जी संश्लेषित है। अब आप कहोगे नहीं सर ये प्राकृतिक है, NNA क्या है, संश्लेषित ऑक्सीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। धान की जो बेकने रोग है वो हमें किसके द्वारा हुआ था, जिब्रेलिन के द्वारा हुआ था। धान का जो बेकना रोग है वो किसके द्वारा हुआ था, जिब्रेलिन के द्वारा हुआ था, ये भी सही है। और प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन है वो क्या है आपका, जियाटिन होता है। प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन है वो क्या है, जियाटिन है। अब हम इसकी बात करें तो ए नंबर का 3 नंबर हो जाएगा, बी का आपका 1 नंबर हो जाएगा,
इसी तरह सी का आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, और डी का आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? रिले पंप थ्योरी गोडलवेंस की, रिले पंप थ्योरी गोडलवेंस की है, बिल्कुल सही कथन है। ये आपका जो रस्सारोहण है, एसेंट ऑफ शेप है, उससे संबंधित जुड़ा हुआ कुछ थ्योरेटिकल है, जिनमें रिले पंप थ्योरी गोडलवेस्की ने दिया था, और केसिका का जो सिद्धांत है वो आपका मांड प्रकल्पना जो थ्योरी वो जेडी सायरन ने दी थी। ये दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, गलत हैं। तो उत्तर नंबर 1 और 3 सही होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिब्रेलिन के संबंध में कुछ दिए गए कथन है, उनके संबंध में आपको बताना है। जिब्रेलिन सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था वो GA3 था, बिल्कुल सही है। GA3 का प्रयोग माल्टिंग में, शराब उद्योग में किया जाता है, ये भी सही है। ये जीर्णता को रोकते हैं, ये क्या करते हैं, जीर्णता को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। और परउद्रकीकरण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। रोजेट स्वभाव वाले पादप आपने देखा वो इसी संबंधित है। रोजेट स्वभाव जिसको हम बोल्टिंग कहा जाता है, सामान्यतः ये भी जिब्रेलिन से जुड़ी हुई घटना है। बोल्टिंग रोजेट स्वभाव वाले पादपों से जुड़ी हुई है। तो रोजेट स्वभाव हो, बोल्टिंग हो, ये क्रिया जिब्रेलिन से जुड़ी है, जीर्णता को रोकते हैं। GA3 का प्रयोग शराब उद्योग में होता है, और GA3 की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ये चारों के चारों कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। आगे 135 नंबर प्रश्न, अंतःशोषण। अब अंतःशोषण क्या है, किसी ठोस पदार्थ द्वारा एक घटना है, भौतिक क्रिया है, जैविक क्रिया भी है, भौतिक क्रिया भी है, ज्यादातर भौतिक क्रिया इसको मान सकते हैं। किसी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले तरल का अधिशोषण करना। जैसे एक लकड़ी का गुटका है, उसको हम पानी में डालेंगे, ठोस पदार्थ है, बिना घुले वो जल का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब लकड़ी के किवाड़ है, जो गेट है, बारिश के मौसम में अवशोषित जल अवशोषित कर ले नीचे से घिस लग जाते हैं पृथ्वी पर और घसीटते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो नीचे झुकते नहीं, फूल जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण की क्रिया कहा जाता है। और यह क्रिया किससे जुड़ी हुई है, विसरण से जुड़ी हुई है। असुमेलित साइटो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके जो खोज करता है। अब हालांकि ये सिलेबस से प्योर हटाया है, एक डिस्कवरी जो पार्ट था पहले, लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछ सकता। देखो हमारे सिलेबस में प्लांट हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन तो हमारे एज इट इज है। प्लांट हार्मोन हटा है, इसको कई लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि सर इसको तो डिस्कवरी को हटा दिया, लेकिन डिस्कवरी को हटाया है, प्लांट हार्मोन को हमारे सिलेबस से नहीं हटाया है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारा सिलेबस में हटा दिया, बिल्कुल नहीं हटाया। डिस्कवरी हमारे सिलेबस से हटी है, लेकिन हार्मोन्स हैं, तो प्रश्न आपका डिस्कवरी से संबंधित पूछा जा सकता है, क्योंकि वो बताने की आवश्यकता नहीं कि हम डिस्कवरी के पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। साइटोकाइनिन की जो खोज है वो स्कूग और मिलर ने की थी, बिल्कुल सही है। जिबरेलिन ई कुरोसावा ने की थी। ऑक्सीजन के संबंध में FW वेंट का नाम चलता है। FCC कमल के संबंध में आपका एडिकोट और ओकुमा, एडिकोट ओकुमा, इनका नाम चलता है। ये जो एच कोइज है, ये आपका किससे, इथाइलिन से जुड़ा, इथाइलिन से जुड़े हुए। ये वैज्ञानिकों के नाम आपकी NCERT में भी दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। साइटोकाइनिन स्कूग और मिलर ने प्रयोग किए थे। जिब्रेलिन में ई कुरोसावा ने जिब्रेला नामक कवक से प्रयोग किए थे। ऑक्सीजन में FW वेंट ने किए थे जहीं पर। और FCC कमल के संबंध में एडिकोट और ओकुमा ने किए थे। और इथाइलिन, ये जो एच कोइन है, ये किससे संबंध, इथाइलिन से है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। अनिषेक फलन बड़ा इजी सा प्रश्न है। अनिषेक फलन ज्यादातर किस हार्मोन से जुड़ी हुई घटना है? अनिषेक फलन आपका ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और जिब्रेलिन से भी जुड़ा हुआ है। आपका कथन नंबर इसमें आपका क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ऑक्सीजन भी है और जिब्रेलिन भी है। निम्न युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इंडोलेस्टिक एसिड कोशिका आपका भित्ति का लंबा होना, एब्सिसिक एसिड रंध्र का बंद होना, जिबरलिक एसिड पत्तियों का गिरना, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब इसमें से हम बात करें तो आपका जो इंडोलेस्टिक एसिड है, ये भित्ति का लंबा होना, कोशिका भित्ति का लंबा होना सही है। एब्सिसिक एसिड है, रंध्रों का क्या होना, बंद होना, बिल्कुल सही है।
जिब्रेलिक एसिड पत्तियों का गिरना नहीं, जिब्रेलिक एसिड जो है वो पत्तियों को नहीं गिराता, अर्थात विलगन की क्रिया जिब्रेलिन से संबंधित नहीं है, इसलिए यह कथन आपका क्या है, गलत है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, क्योंकि जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड पत्तियों को नहीं गिराएगा, विलगन नहीं करेगा। जिब्रेलिन विलगन को प्रेरित करता है, ना कि विलगन को प्रेरित नहीं करता है, सॉरी, विलगन को प्रेरित नहीं करता है। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट। उत्तर नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिवस निरपेक्ष पादप, ठीक है। दिवस निरपेक्ष पादप का उदाहरण है, अब देखो दिवस निरपेक्ष पादप डे न्यूट्रल प्लांट, वही जो हमने देखा था, मक्का है, टमाटर है, सूरजमुखी है, ये सारे क्या है आपके डे न्यूट्रल प्लांट हैं। तो इसको आपको एक बार विशेष तौर से ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने 2 बार इसको दिया है। चाहे आपसे किसी का भी उदाहरण पूछे, शॉर्ट डे का, लॉन्ग डे का या डे न्यूट्रल प्लांट का, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। रसारोहण किस कारण से होता है? रसारोहण का मतलब क्या है? रसारोहण का मतलब यही है कि जो जल है उसका ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ये ऊपर की ओर चढ़ता है, जल पत्तियों तक जो पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। और ये रसारोहण की क्रिया जड़ से लेकर आपकी कहाँ होती है, पत्तियों तक पहुंचता है। ये घटना क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। और ये मुख्य रूप से आपका सक्रिय अवशोषण का उदाहरण है। इसमें क्या होगा, सक्रिय अवशोषण, हमने देखा था अवशोषण 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। तो रसारोहण द्वारा जो जल ऊपर जा रहा है वो किसका उदाहरण है, सक्रिय जल अवशोषण का। सक्रिय जल अवशोषण में हमने 2 देखे थे, एक तो आपका परासरणी और एक अपरासरणी। तो अपरासरणी में तो आपके एटीपी जो है मुख्य रूप से डायरेक्ट काम में नहीं आते हैं, और परासरणी में आपके क्या है, काम में आते हैं। तो उसका क्या है, सक्रिय अवशोषण का ये उदाहरण है। प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन लेथम ने खोजा था, जो आपको जियाटिन, आपको ध्यान है, प्रथम जो साइटोकाइनिन था वो लेथम ने खोजा था, जिसको क्या कहते हैं, जियाटिन कहा जाता है। पादप कोशिका में परासरणी दाब किसके बराबर होता है? परासरणी दाब का मतलब है ओपी किसके बराबर होगा? पादप कोशिका के अंदर परासरणी जो दाब है वो किसके बराबर होता है? अब हमें पता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। अब हम इसको निकालें तो ओपी बराबर डीपीडी प्लस टीपी, डीपीडी प्लस टीपी। तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, विसरण दाब न्यूनता प्लस पीती दाब। ओपी बराबर डीपीडी प्लस टीपी, ओपी बराबर डीपीडी प्लस टीपी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ओपी बराबर डीपीडी प्लस टीपी, उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, राइट। एंजाइमों की गतिविधि का एसआई इकाई क्या है, कैटल। एसआई मात्रक क्या है एंजाइम का, कैटल मान के चलते हैं। तो ये आपको केवल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ है नहीं, याद रखना है, फैक्ट है। निम्न कथनों पर विचार करना है, सभी एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं जो कि कोशिकाओं में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंजाइम जो होते हैं क्रियाधार विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च तापमान पर विकर विकर्तीकृत हो जाते हैं, विकर का मतलब एंजाइम विकर्तीकृत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाकर, कभी नहीं। संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाकर नहीं, संकीर्ण ऊर्जा को कम करके एंजाइम क्या करते हैं, गतिविधियां को। अच्छा, सॉरी, बिल्कुल सही है। इसके संबंध में आपको क्या बताना था, एंजाइम के संबंध में क्या है, कुछ फैक्ट है। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन के नहीं बने होते, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ नहीं भी बने होते। इसके बाद है कि विकर क्रियाधार विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल क्रियाधार विशिष्ट होंगे। उच्च तापमान पर विकर का विकृतीकरण हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। विकर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाकर नहीं, कम कर। तो ये उत्तर आपका क्या है, 2 और 3 क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। और एंजाइम के संबंध में पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही कथन का पूछा है, तो आपको क्या बताना है, पहला और दूसरा।
पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, राइट। बहुत आसान है, एंजाइम से संबंधित ऐसे कथन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूट का जरूर है लेकिन आसान है। निम्न में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? ये प्रोटीन के बने होते हैं, जैवरहित होते हैं, विशिष्ट जीन से बनते हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। अभिक्रिया में कभी भी प्रयुक्त नहीं होते, अभिक्रिया की गति को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद उसमें समाहित नहीं होते, प्रयुक्त नहीं होते। निम्न में से कौन सा कथन एंजाइमों के संबंध में सही है? एंजाइम की अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में संपूर्ण परिवर्तन में परिवर्तित नहीं करवाते हैं। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में संपूर्ण परिवर्तन नहीं करवाते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, त्रिविमीय आकृति उनके कार्यों के लिए सब महत्वपूर्ण होती है। एंजाइम अभिक्रिया की गति को संकीर्ण ऊर्जा कम करके बढ़ा देते हैं। एंजाइम अभिक्रियाओं के लिए अत्यधिक विशिष्ट होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। पांचों के पांचों कथन एंजाइम से संबंधित क्या है, बिल्कुल राइट। ऐसा प्रश्न भी आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने इसमें कूट के अंदर शामिल किए हैं। कहीं से लाइनें उठाकर, कहीं से बीएससी से, कहीं से एनसीईआरटी से, कहीं से राजस्थान बोर्ड से, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। कई बार आपको एक फैक्ट पूछा जा सकता है, कूट के रूप में पूछा जा सकता है, कथन और कारण में भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आपके जो पांचों के पांचों फैक्ट हैं बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम के अंदर हम पूछते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है एंजाइम की। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। होलो एंजाइम एक महत्वपूर्ण, एक संपूर्ण एंजाइम है जिसके अंदर एक एपो एंजाइम होता है और एक क्या होता है, सहकारक होता है। निम्न में से उस विकर को चुनिए जो एपो एंजाइम सहकारक की प्रकृति का सही रूप से पहचान कर सकता है। शायद आप इस प्रश्न को समझ नहीं पाए। आप जब भी एंजाइम शुरू करते हैं, इसके लिए हम एक सारणी पढ़ते हैं, शुरू के अंदर हमारी किताब के अंदर भी दे रखी है। आपने भी जो एनसीईआरटी वगैरह है वहां तो नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में या पुरानी जो किताबें चलती थी वहां ये सारणी बीएससी में भी दे रखी है। उस सारणी के माध्यम से हम देखते हैं कि एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण और एक संयुक्त। देखो, ये सिंपल एंजाइम है। सिंपल एंजाइम का मतलब है मेड अप ओनली प्रोटीन। सिंपल एंजाइम केवल क्या बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम या संयुक्त एंजाइम, जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, होलो एंजाइम। एक तो होता है साधारण एंजाइम और दूसरा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम प्रोटीन का भी बना होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट का भी बना होता है। अब इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, और इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। होलो एंजाइम के दो भाग हैं, प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। यही बात इन्होंने पूछा है कि एपो एंजाइम जो इसका प्रोटीन पार्ट है, सहकारक इसका क्या है, अप्रोटीन पार्ट है। तो एपो एंजाइम तो क्या है, इसका प्रोटीन वाला भाग है, और सहकारक क्या है, इसका अप्रोटीन वाला भाग है। केवल हमने घुमाया है। ऐसा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में आएगा आपका गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए। बहुत आसान हमें आ रहा है, लेकिन हम उस प्रश्न की भाषा में इसको नहीं ला पाए कि वास्तविक रूप से ये इसे क्या पूछ रहा है। इसको हम देखें, यहां देखो, सिंपल एंजाइम केवल क्या बने होते हैं, प्रोटीन के, और कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम प्रोटीन के और नॉन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। अब आगे हम देखें कोफैक्टर को। कोफैक्टर में कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर और आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये किसमें है, प्रोटीन पार्ट के अंदर। सॉरी, इसके जो प्रोटीन पार्ट है उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, कोएंजाइम है जो लूजली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट होता है, मेटल एक्टिवेटर लूजली अटैच इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, और टाइटली अटैच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों होते हैं। तो ये एक सारणी है, सामान्य रूप से आप देखना, अच्छी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, ध्यान रहे इससे, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ऐसे एंजाइम जो मेलोनेट द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का निरोधन, बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार एग्जाम में यहां से सवाल भी आया हुआ है। जब हम बात करते हैं किसकी, एंजाइम की, तो एंजाइम के अंदर संदमक का एक टॉपिक है। क्या है, एक संदमक का टॉपिक है, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता भी है। संदमक जो कि एंजाइम की गतिविधि को, एंजाइम की क्रियाविधि को रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संदमक कहलाते हैं। ये संदमक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक। अप्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि आपका अप्रतियोगी या अनुत्क्रमणीय, अप्रतियोगी भी बोल सकते हैं, अप्रतियोगी, या होता है उत्क्रमणीय। दूसरा होता है प्रतिस्पर्धात्मक। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब होता है प्रतियोगी, प्रतियोगी, ये आपका अनुत्क्रमणीय है। प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धात्मक या उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय।
अब देखो, एक होता है आपका एलोस्टेरिक। अप्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होगा ऐसे संदमक जो एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के अन्य भाग से जुड़ते हैं। अप्रतिस्पर्धात्मक एक्टिव साइट के अलावा, ये कहां जुड़ेंगे? एक्टिव साइट के अलावा जुड़ेंगे, कहीं भी जुड़ सकते हैं। जैसे आपका एसएच समूह को नष्ट कर देते हैं, टॉक्सिक है, सीओ है, एनओ है, आपने क्रैच चक्र में पढ़े होंगे। तो ये एक्टिव साइट के अलावा जुड़ते हैं, जबकि एक्टिव साइट पर जुड़ने वाले प्रतिस्पंदक या संदमक वो क्या होते हैं? वो प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक क्या है? जो कि एक्टिव साइट पर बैठते हैं, एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं। तो ये आपके एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं, ये एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ते। तीसरा होता है एलोस्टेरिक। ये क्या होंगे? जब जैव रासायनिक क्रिया उत्पाद अन्य कोई एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट से जुड़ते हैं या उस क्रिया को अवरुद्ध करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक कहते हैं। अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट है वो क्या है? एलोस्टेरिक साइट है। अब इन्होंने पूछा है कि मेलोनेट जो है, मेलोनेट जो है वो किससे जुड़ रहा है? वो आपका मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का निरोधन एक उदाहरण है। ये इन्होंने उदाहरण ही पूछा है केवल आपसे। तो ये उदाहरण किसका है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धात्मक का है। प्रतिस्पर्धात्मक का है, अर्थात ये क्या है? एक्टिव साइट पर ही जुड़ता है। उत्तर नंबर 2 आपका राइट होगा कि ये प्रतिस्पर्धात्मक बोल दो, उत्कर्मणीय बोल दो, या आपका कॉम्पिटेटिव बोल दो। तो आप इंग्लिश में भी इनको ध्यान रखें। आपका बी उत्तर नंबर इसका क्या है? राइट है। ऐसे एंजाइम जो जल अपघटन के अलावा अन्य गतिविधियों द्वारा क्रियाधारों के समूह के निष्कासन को उत्प्रेरित करते हैं तथा प्रारंभ में समूह द्विबंध बनाते हैं। द्विबंध बनाने वाले और जल अपघटन से जुड़े अलग, जल अपघटन के अलावा, जल अपघटन वाले नहीं है, जल अपघटन के तो क्या होते हैं? लाइगेज होते हैं। जबकि ये जल अपघटन में भाग नहीं लेते हैं, वो क्या होते हैं? लाइजेज होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइगेज अलग है, लाइजेज अलग है। दिए गए कथनों के पढ़िए और उनका सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न ताप एंजाइमों को उनका विकृतीकरण करके नष्ट करते हैं। कथन कारण, पहला कथन गलत है। निम्न ताप कभी भी एंजाइमों का विकृतीकरण नहीं करता। उच्च ताप एंजाइमों को उनकी अक्रिय अवस्था में संरक्षित करता है। उच्च ताप एंजाइम उनकी सक्रिय अवस्था में संरक्षित नहीं करता। ये कथन और कारण क्या है? दोनों ही अपने आप में क्या है? गलत है। कथन 1 गलत है और कथन 2 भी क्या है? गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कथन 1 भी गलत होगा और कथन 2 भी आपके क्या होंगे? गलत होंगे। तो ये था हमारा एंजाइम का पार्ट। देखो प्रश्न दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन सामने आप जब इसको पढ़ोगे तो आराम से इसको आप सही कर सकते हैं। कई बार हम प्रश्न की भाषा को देखकर डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे बायो के पूरा पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने इसको हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 150 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देखा। आगे की वीडियो में हम फिर आपसे अगले टेस्ट सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। अब तो ऑफलाइन के अंदर भी आपके लिए हर राजस्थान के हर केंद्र पर इसके ऑफलाइन केंद्र हैं, तो आप उन ऑफलाइन केंद्रों का देखें और वहाँ से अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें। ऑनलाइन आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आप ज्वाइन करें। इनमें विशेष 50% की जो छूट मिल रही है आपको, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।